नमस्कार। आज कक्षा 10 की सामाजिक विषय में विश्व इतिहास का जो टॉपिक है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। विश्व इतिहास से संबंधित एक पाठ है, पाठ नंबर 4, और जो 4 नंबर का है उसमें 4 अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं और चारों ही यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। सबसे पहला टॉपिक है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा औद्योगिक क्रांति, तीसरा जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। तो इस लेसन में हम केवल 2 लेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और औद्योगिक क्रांति। तो 10वीं स्टूडेंट के लिए ये कुछ शब्द नए होंगे, तो सबसे पहले हम इन शब्दों को समझते हुए इस पाठ को आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। यूरोप एक महाद्वीप है और उसमें राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो हम ये पढ़ चुके हैं इतिहास में कि पहले राष्ट्रवाद या राष्ट्र नाम की कोई ऐसी चीज नहीं होती थी। प्रत्येक भूभाग है वो छोटे छोटे खंडों में बंटा हुआ होता था जिसमें सामंत या राजा राज किया करते थे। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना यूरोप से उदय होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, एक निष्ठा है, उच्चतम निष्ठा है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। यह है राष्ट्रवाद की परिभाषा, डेफिनेशन। राष्ट्र शब्द है ये एक निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग, वहां के संसाधन और वहां के जीव जंतु, वनस्पति, भौगोलिक क्षेत्र, इन सब से मिलकर राष्ट्र बनता है। और राष्ट्र के प्रति जो भावना होती है उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। और ये एक ऐसी भावना है जिसमें उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग निष्ठाएं होती है, अपने परिवार के प्रति निष्ठा होती है, अपने समाज के प्रति निष्ठा होती है, लेकिन राष्ट्रवाद है इसमें जो ये उच्चतम निष्ठा है व्यक्ति की, वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। बाकी सब निष्ठाओं से ये निष्ठा सर्वोपरि है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपनी सारी निष्ठाओं को भूलकर राष्ट्र के प्रति भावना को प्रकट करता है, तो उसको कहते हैं राष्ट्रवाद। अब ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ये यूरोप में सबसे पहले प्रकट हुई। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भाई यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद से पहले यूरोप में था क्या। तो आपके कक्षा 10 में जो चीजें दी गई है संक्षेप में उसको हम देखते हैं कि राज्य की यूरोप में पहली बार स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो फ्रांसीसी क्रांति के साथ 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। फ्रांसीसी क्रांति के साथ राज्य शब्द पहली बार अभिव्यक्त हुआ। राज्य शब्द प्रथम बार अभिव्यक्त हुआ। उसके बाद 18वीं सदी के मध्य तक, सबसे पहले हम बात करते हैं 18वीं सदी के मध्य तक, यानी 1750 ईस्वी तक यदि हम बात करें तो उस समय पूरे यूरोप में
राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं थी। प्रत्येक जो भूखंड है वो किसी स्पष्ट भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। तो क्या था उस समय यूरोप में, क्या स्थिति थी उसमें हम देखते हैं। तो यूरोप के विभिन्न, यूरोप पूरा है, यूरोप विभिन्न सामंतों और राजाओं और डच जाति थी, डचियों और कैंटिनों से शासित था। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं वो शासन किया करते थे, लेकिन इनके शासन करने में स्पष्ट कोई भौगोलिक सीमाएं नहीं थी। ये कहीं भी युद्ध करते थे, जिस क्षेत्र को जीतते उसको अपने कब्जे में ले लेते थे, और जो क्षेत्र हार जाते थे उसकी दूसरी जाति इसको कब्जे में ले लेती थी। यानी वहां सारी चीज राष्ट्र है तो वो राजा है, लोगों में ऐसी कोई भावनाएं नहीं थी। उसके बाद आगे चीज है कि पूर्वी और मध्य यूरोप, अब यूरोप के अलग अलग भाग करते हैं हम, तो पूर्वी व मध्य यूरोप ये निरंकुश राजाओं के अधीन था, जो लोगों के साथ अत्याचार करते थे, जिन राजाओं के ऊपर कोई अंकुश नहीं था, निरंकुश राजाओं के अधीन था यूरोप। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजाओं के अधीन था, और इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे अपने आप को। अब ये पूरी यूरोप में है, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा। इसलिए इनमें कोई सामूहिक भावना का अभाव था, सामूहिक भावना की कमी थी। ये हम पढ़ रहे हैं 1750 से पहले की स्थिति। 1750 के बाद तो राष्ट्रवाद की भावना विकसित होने लगी। हम उस स्थिति को पढ़ते हैं तो उस समय यूरोप में अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा के लोग रहते थे। अब जैसे कुछ जातियों का यहाँ जिक्र किया गया है, 1750 तक कुछ जातियों का जिक्र किया गया है, तो हम भी उनके बारे में लिख देते हैं। जैसे हेल्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग, एक हेल्सबर्ग साम्राज्य, हेल्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलते थे, यानी ये जर्मन भाषी लोग थे, जर्मन भाषा बोलते थे। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया में इतावली भाषा, लोम्बार्डी एवं वेनेशिया, इसमें इतावली भाषा। यानी वर्तमान इटली के दो भाग थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया। तो यहाँ के जो लोग हैं वो इतावली भाषा बोलते थे। हेल्सबर्ग है, ये भी जर्मनी का एक छोटा सा भूभाग था, यहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते थे। इसलिए अलग अलग भाषा होने के कारण और कुछ चीज दी गई है। हंगरी में मैग्यार भाषा, हंगरी में मैग्यार भाषा। जैसे हम यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में सबसे कोने में इधर ही ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पास यहाँ फ्रांस है। उसके बाद जैसे ये पूरा का भूभाग पहले इटली था, तो इटली में ये जो हम पढ़ रहे वेनेशिया, ये यहाँ था वेनेशिया, इटली के उत्तरी भाग में वेनेशिया। उसके बाद लोम्बार्डी भी यहाँ। तो यहाँ के जो लोग थे वो
इतावली भाषा बोलते थे। उसके बाद हेल्सबर्ग, एक जर्मनी का भूभाग है हेल्सबर्ग, यहाँ पड़ता है हेल्सबर्ग, यहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते थे। तो कहने का मतलब ये चीज इसलिए दी गई है कि यहाँ अलग अलग भाषा संस्कृति के लोग थे, इसलिए इनमें राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं विकसित नहीं हो पाई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण क्या थे। ये तो हमने पढ़ा कि 18वीं सदी के मध्य तक का यूरोप क्या था। अब यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण, ये प्रश्न बड़ा प्रश्न बन सकता है। यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद उदय के कारण वर्तमान विश्व अलग अलग राष्ट्रों में विभक्त है। तो जो ये राष्ट्र है, ये वाद है, ये जो विचारधारा है जो यूरोप से शुरू हुई, तो यूरोप से शुरू क्यों हुई, इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1 है मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय, ये आर्थिक दृष्टि से 3 प्रकार के वर्ग मुख्य रूप से माने जाते हैं, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग होता है वो तो जो व्यवस्था है उसमें खुश रहता है। जैसे उस समय के उच्च वर्ग राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हें व्यवस्था बदलने की कोई इच्छा नहीं थी, ना वो चाहते थे, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन से उनके अधिकार चले जाते। निम्न वर्ग है, उनके पास इतनी ना तो समय रहता है, ना उनके पास इतनी ताकत होती है कि वो जो समय चल रही किसी भी विचारधारा को बदल सके। तो मध्यम वर्ग होता है वो जिसमें शिक्षित लोग, कुछ व्यापारी लोग, ये लोग चल रही व्यवस्था के बारे में विचार करके और उनको बदलने का काम करते हैं। तो यूरोप में, पश्चिम व मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि होने से शहरों का विकास हुआ। अब क्या हुआ, पश्चिमी व मध्य यूरोप में औद्योगिक विकास हुआ, उद्योग धंधे लगने शुरू हुए, औद्योगिक विकास हुआ। अब जब औद्योगिक विकास होगा तो लोग एक जगह रहेंगे, उद्योग करने के लिए उनको रोजगार मिल जाएगा, तो शहर का निर्माण होगा, सिटी, शहर बने। और शहर बनने से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया। यहां रहने वाले लोग, क्या हुआ कि जब शहर के अंदर गांव के लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए जब शहर में गए, तो वो अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग धर्म के थे, लेकिन ये संकीर्णता अब उनमें नहीं रही। वो निर्बाध रूप से व्यापार करना चाहते थे, निर्बाध रूप से अपनी रोजगार करना चाहते थे। इसलिए उन लोगों में जो ये संकीर्णता भरी सोच होती है, वो उनके लिए कोई महत्व नहीं रख रही थी। उनके लिए केवल और केवल वो ये चाहते थे कि भाई शांति बनी रहे और एक निश्चित कोई राष्ट्र या भूभाग बने जिसमें लोकतंत्र जैसा शासन हो, कम से कम लाल फीताशाही हो, ताकि वो अपना व्यापार कर सके। तो इनमें जो भाषा संबंधी या जो एकता में रुकावटें आ रही थी, वो शहर बनने से दूर होने लगी। और इन वर्गों में या ये लोग हैं वो लोकतंत्र के पक्षधर थे, और लोकतंत्र राष्ट्र से आता है। तो मध्यम वर्ग का उदय हुआ सबसे पहले यूरोप में। इसलिए एक कारण ये इंपॉर्टेंट है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण है मध्यम वर्ग का उदय। उसके बाद जब हम दूसरा कारण पढ़ते हैं तो उदारवादी विचारधारा या उदारवादी राष्ट्रवाद। तीसरा कारण
दूसरा, उदारवादी और राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद और प्रजातंत्र ने किया। यानी जो लोग, जो भी एक राष्ट्र के पक्षधर थे, उनकी जो सोच थी वो थी उदार, पर लोकतंत्रात्मक। इससे क्या हुआ, पहले जो राजतंत्र था, अलग अलग राजाओं द्वारा शासित क्षेत्र था, वहां उदारवाद नहीं था। वहां लोगों को व्यापार करना है, धर्म परिवर्तन करना है, इन सब के लिए राजाओं से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन ये जो राष्ट्रवाद के पक्षधर जो लोग थे वो उदारवादी थे। तो इस उदारवादी जो प्रकृति थी, इसकी तरफ सब लोगों को आकर्षित किया कि भाई ऐसा यदि कोई सिस्टम बनता है तो हम सबके लिए लाभदायक है। तो सामान्यतः उदारवाद का अर्थ मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से है, और उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना था। अधिकांश जो क्षेत्र है जहां राजा महाराजाओं का था, अधिकांश क्षेत्र को नियंत्रण से मुक्त करना था, नियंत्रण से मुक्त करना। अगला पॉइंट है कि भाई यहां आगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लेखन, सभा संगठन, संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे। अब उदारवादी लोग क्या चाहते थे, मूल मानवाधिकार कह सकते हैं आप, मानवाधिकार, जिसमें स्वतंत्रता, समानता। इसके बाद राजनीतिक रूप से ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई हो। आर्थिक उदारवाद चाहते थे, आर्थिक उदारवाद, इसका मतलब नियंत्रण मुक्त बाजार जहां हर कोई व्यक्ति व्यापार कर सके। अब अगला हम कह सकते हैं, दो हो गए। तीसरा पॉइंट है इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। उस समय इंग्लैंड और फ्रांस में क्रांति हुई। ये दोनों यूरोप के देश हैं। इंग्लैंड एवं फ्रांस की क्रांति। तो हमने सर्वप्रथम यही पढ़ा था कि जो राज्य शब्द है वह फ्रांस की क्रांति से अस्तित्व में आया। पहले राज्य नामक कोई शब्द नहीं था, फ्रांस की क्रांति से अस्तित्व में आया। इसके बाद इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति ने इस मान्यता को जन्म दिया कि किसी भी प्रकार के शासन तंत्र में देवीय अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। यानी इंग्लैंड की जो क्रांति हुई उसमें पहले लोग क्या करते थे, राजाओं को देवता मानते थे, देवी अधिकार वाले मानते थे, देवताओं के प्रतिनिधि मानते थे कि राजा है वो इस मृत्यु लोक पर या इस संसार में देवताओं के प्रतिनिधि है। लेकिन जो इंग्लैंड की क्रांति हुई उन्होंने ऐसा कह दिया कि ऐसा कोई शासन तंत्र नहीं है जिनमें देवी अधिकार हो या देवी अधिकार वाले शासन तंत्र का कोई औचित्य नहीं है। तो जो इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति हुई इसने भी यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। चौथा पॉइंट है 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद। ये क्या था कि 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। 1815 में ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया इन तीनों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था।
नेपोलियन को हराया। अब क्या हुआ, नेपोलियन को हराने के बाद इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि ये सारे देश यूरोप के थे। सभी प्रतिनिधि एकत्र हुए और एक समझौता किया, जिसे वियना कांग्रेस या वियना समझौता कहते हैं। वियना समझौता हुआ और वियना समझौते के अंदर इन लोगों ने रूढ़िवादिता को बढ़ावा दिया कि जो शासन तंत्र चला आ रहा है वही सही है, राजा महाराजा सामंत, इसी शासन व्यवस्था को, पुरानी शासन व्यवस्था है, उनको जारी रखा जाए। शासन व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये बात कब हुई? 1815 में एक नया रूढ़िवाद आया, यानी नेपोलियन को हराने के बाद वियना समझौता हुआ और वियना समझौते के तहत ये बातें सामने आई। फिर यूरोप का पुनर्निर्माण, पुरातन व्यवस्था को प्रतिष्ठित कर 19वीं शताब्दी के नए युग के जो राष्ट्रवाद था उनको थोड़ा आघात लगा। राष्ट्रवादियों को या उदारवादी विचारधारा के लोग थे, वो चाहते थे कि भाई लोकतंत्र आए, लेकिन इन्होंने पुरानी शासन व्यवस्था पर जोर दिया। इससे ये लोग नाराज हुए, इनमें और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। अब है पांचवा, क्रांतिकारियों का योगदान, यानी राष्ट्रवाद में कुछ ऐसे यूरोप में क्रांतिकारी हुए जिन्होंने राष्ट्रवाद पर बल दिया। क्रांतिकारियों का योगदान। 1815 के बाद कई वर्षों तक दमन और भय से अनेक उदारवादी, यानी ये जो वियना समझौता हुआ 1815 ईस्वी में, सभी यूरोप देशों के प्रतिनिधि एक जगह एकत्रित हुए, उन्होंने कहा कि पुरानी शासन व्यवस्था ठीक है। तो 1815 के यूरोपीय समझौते के बाद, यूरोपीय समझौते के बाद दमन और भय के डर से, दमन और भय के डर से कई क्रांतिकारियों ने गुप्त संगठन बनाने शुरू कर दिए। गुप्त संगठन बनाने आरंभ किए। यानी 1815 में यूरोप के सभी प्रतिनिधियों ने मिलकर वियना समझौता किया, जिसमें कहा कि भाई पुरानी शासन व्यवस्था ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे वो डर से गुप्त संगठन बनाने लगे और इन्होंने लंबे समय तक क्रांतिकारी विचारधारा को जारी रखा, इसलिए इनका भी योगदान था। अब छठा पॉइंट है वो भाषा एवं लोक कथाओं का योगदान। लोक कथाओं का योगदान। कोई भी क्रांति होती है वो केवल युद्धों से सफल नहीं होती। क्रांति सफल होने में उस क्षेत्र विशेष की भाषा और वहां की लोक कथा कहानी, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे बहुत सारे युद्ध ऐसे हुए जिसमें वीर योद्धाओं में जोश भरने के लिए कवियों ने कई प्रकार की कविताएं लिखी जो एक महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तो राष्ट्रवाद की उदय केवल युद्धों से नहीं हुआ, उन्होंने अनेक भाषाओं का, कला, साहित्य, संगीत, ये महत्वपूर्ण है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के ये प्रमुख 6 कारण थे। तो परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और यूरोप में इसके उदय के क्या कारण है। तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित रहती है। अब यूरोप में ही राष्ट्रवाद उदय क्यों हुआ, तो इसके मुख्य हमने 6 कारण पढ़े। पहला है
संक्षेप में आपको पॉइंट याद रख सकते हैं। मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग का उदय, दूसरा उदारवादी राष्ट्रवाद, तीसरा इंग्लैंड एवं फ्रांस की क्रांति, चौथा (1815) ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद, उसके बाद पांचवा क्रांतिकारियों का योगदान, और छठा है भाषा एवं लोक कथा। तो ये 6 महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी राष्ट्रवाद, इंग्लैंड एवं फ्रांस की क्रांति 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, क्रांतिकारियों का योगदान, भाषा एवं लोक कथा। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ